हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग फिनेंशियल अकाउंटिंग का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, डेप्रिसिएशन। क्लास 11 में हम लोगों ने डेप्रिसिएशन पहले से पढ़ा है, जहाँ की दो मेथड हम लोगों ने डेप्रिसिएशन का सीखा था। एक है स्ट्रेट लाइन मेथड और दूसरा है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। लेकिन बीकॉम के अंदर हम लोग जो डेप्रिसिएशन पढ़ेंगे, यहाँ टोटल 18 यानी 18 मेथड हम लोग को डेप्रिसिएशन का देखना है, जिसमें कि 5 मेथड जो है उसका हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी सॉल्व करना सीखेंगे। डेप्रिसिएशन इस 5 मेथड से कैलकुलेट करना भी हम लोग सीखेंगे, और डेप्रिसिएशन के जो फीचर्स हैं, जो इसके फैक्टर्स अफेक्टिंग डेप्रिसिएशन है, ये सब कुछ आज हम लोग करने वाले हैं। आज के लेक्चर में, इस लेक्चर में आपको डेप्रिसिएशन का सारा थ्योरी पार्ट जो है हम लोग क्लियर करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में यानी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। आइए डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 के तहत डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट और डेफिनेशन हम लोग को देखने को मिलेगा। दो अलग अलग बड़े ही अच्छे एक्सपर्ट का डेफिनेशन मैंने लिया है। ये आपका BG विक्री कहते हैं। क्या है डेप्रिसिएशन? आइए, डेप्रिसिएशन में बी डिफाइंड एज द परमानेंट डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट। कहता है कि डेप्रिसिएशन जो है ये परमानेंट डिक्रीज है, यानी जब तक कोई एसेट्स जो है वो एग्जिस्टेंस में बना रहेगा, उसका वैल्यू में परमानेंट डिक्रीज, ये उसका वैल्यू में कमी आती रहेगी जब तक रहेगा वो एसेट्स। थ्रू वियर एंड टियर। वियर एंड टियर यानी उसके रगड़ाने से, घसने से, जलने से, गलने से उसमें जो कमी आ जाती है इन यूज करने के कारण, और द पैसेज ऑफ टाइम, और समय के बीतने से भी उसके वैल्यू में जो कमी आती है उसको भी हम लोग डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो दो चीज़ हम लोग को देखने को मिला। एक तो रेगुलर यूज़ होने से उसमें जो वियर एंड टियर आता है जिसके कारण उसके वैल्यू में कमी आती है, और दूसरा ड्यू टू पैसेज ऑफ टाइम यानी समय के बीतने से भी उसके वैल्यू में कमी आती है। जैसे कोई बिल्डिंग पहले से है और बिल्डिंग अगर यूज़ में नहीं भी आ रहा है, मशीन आपने कोई ख़रीदा है अगर वो यूज़ में नहीं आ रहा है, मोबाइल आपने ख़रीदा है यूज़ में अगर नहीं भी आ रहा, आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, खरीद कर एकदम सील पैक आपने रखा है, तो भी समय बीतने के कारण उसके वैल्यू में कमी आती है। टेक्नोलॉजी चेंज हो जाता है और काफ़ी कारण हैं। दूसरा डेफिनेशन देखिए, ये J.R. बॉटली बॉय का है। बड़ा ही अच्छा डेफिनेशन माना जाता है ये। द टर्म ऑफ डेप्रिसिएशन रिप्रेजेंट लॉस और डिमिन्यूशन इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट। कहता है एक तरह का लॉस है जो इसके वैल्यू में डिमिन्यूशन यानी कमी लाता है, और दूसरा है रिप्रेजेंट लॉस, और जो लॉस को बताता है। कंसिक्वेंट अपॉन द वियर एंड टियर, और लगातार यूज़ करने से इसमें जो कमी आती है। ऑब्सोलिसेंस, ये धीरे धीरे नष्ट होने लगता है। इफ्लक्स ऑफ टाइम, और समय में जो टाइम में जो मोशन होता है, समय के बीतने के कारण इसके जो वैल्यू में जो परमानेंट फॉल इन द मार्केट वैल्यू, इसके मार्केट वैल्यू में जो परमानेंट फॉल, जो कमी आती है, उसको हम लोग डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो ये डेफिनेशन भी अच्छा रहा। कुल मिलाकर के डेप्रिसिएशन का मतलब है कि हमारे एसेट्स में रेगुलर यूज़ होने के कारण, परमानेंट यूज़ होने के कारण, वियर एंड टियर होने के कारण, ड्यू टू पैसेज ऑफ टाइम, ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी बदलने के कारण उसके वैल्यू में जो कमी आती है उसको हम लोग डेप्रिसिएशन बोलते हैं। और डेप्रिसिएशन बिजनेस के लिए लॉस है। कई जगह इसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में भी हम लोग काउंट करते हैं। आइए आगे बात करते हैं। डेप्रिसिएशन जो है, अगर हम लोग बात करें तो डेप्रिसिएशन के अंदर 3 अलग अलग तरह के कॉन्सेप्ट देखने को मिलते हैं। एक तो है डेप्रिसिएशन जो टेंजिबल एसेट्स में होता है, दूसरा है डिप्लीशन जो कि वेस्टिंग एसेट्स में होता है, और तीसरा है अमोर्टाइजेशन जो कि आपको इनटेंजिबल एसेट्स यानी अमूर्त संपत्ति में देखने को मिलता है। आइए तीनों को एक करके देख लें। एक होता है टेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स को बोलते हैं विच वी कैन सी एंड टच, which have a particular shape and size and a particular weight। हाँ, तो जिसको हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं, जिसका एक वजन होता है, जिसका एक आकार होता है, रूप रंग होता है, उसको हम लोग टेंजिबल एसेट्स बोलते हैं। जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, इनके वैल्यू में रेगुलर यूज के कारण जो कमी आती है उसको हम लोग बोलते हैं डेप्रिसिएशन। ये रहा पहला वाला। दूसरा होता है इंटेंजिबल एसेट्स। ऐसे एसेट्स, द एसेट्स विच वी कैन नॉट सी एंड टच, which doesn't have a particular shape and size and weight, color। तो एक ऐसा एसेट जिसका एक पर्टिकुलर साइज नहीं होता है, रूप रंग नहीं होता है, जिसका कि कोई एग्जिस्ट नहीं करता है जो कि फिजिकली, उसको हम लोग बोलते हैं इनटेंजिबल एसेट्स, अमूर्त संपत्ति। जैसे कि पेटेंट, ट्रेडमार्क, गुडविल। तो ये सब ऐसे एसेट्स हैं, इनके वैल्यू में भी जो है कमी आती रहती है।
इनके वैल्यू में जो कमी आती है उसको हम लोग बोलते हैं अमोर्टाइजेशन। ये दूसरा कॉन्सेप्ट हो गया हमारा। तीसरा होता है वेस्टिंग एसेट्स। कुछ ऐसे एसेट्स होते हैं जो साल 10 साल यूज़ करते रहने से वो एसेट्स ख़त्म हो जाते हैं, एग्जिस्टेंस से बाहर हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, आपको देखने को भी नहीं मिलेगा, लेकिन एक समय में पहले वो एसेट्स एग्जिस्ट करता था। जैसे कि ऑयल वेल्स, तेल का कुआं है, पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम निकाले जा रहे हैं, एक दिन ऐसा आएगा पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा। जैसे कि कोल माइंस है, कोयला काट करके निकालते रहेंगे तो एक समय ऐसा आएगा जब कोल माइंस जो है कोल ख़त्म हो जाएगा। वैसे ही आपका स्टोन क्वेरीज है, वो संगमरमर पत्थर, वो मार्बल पत्थर आप देखते हैं, मकराना राजस्थान में है, बड़ा फेमस जगह है जहाँ से पत्थर काटे जाते हैं और पत्थर काट करके बेचे जा रहे हैं। और एक समय ऐसा आता है कि वो जो पहाड़, बड़े बड़े पहाड़ होते हैं पत्थर के, वो पहाड़ बिल्कुल एकदम प्लेन यानी समतल ज़मीन में जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं, तो ख़त्म हो जाते हैं ये एसेट्स। इसको बोलते हैं वेस्टिंग एसेट्स। तो इनके भी यूज़ करते रहने से, बार बार यूज़ करते रहने से इसके वैल्यू में कमी नहीं आती, ये ख़त्म ही हो जाते हैं बिल्कुल। तो इसके कमी को हम लोग बोलते हैं डिप्लीशन, डिप्लीट हो जाते हैं, डिप्लीशन बोलते हैं। ऑयल वेल, कोल माइंस, स्टोन क्वेरीज वगैरह वगैरह, ये आपको थ्योरी में यही सब देखने को मिलेगा। डेप्रिसिएशन क्या है, अमोर्टाइजेशन क्या है और डिप्लीशन क्या है। चलिए अब आगे बात करते हैं। आइए अब हम लोग डेप्रिसिएशन के कैरेक्टरिस्टिक्स का बात करते हैं, इसकी खासियत के बारे में, विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। क्या है विशेषताएं? चलो जी। द प्रोविजन ऑफ डेप्रिसिएशन इज मेड ओनली फॉर द टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। डेप्रिसिएशन जो है वो आपका जनरली टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीन, फर्नीचर, फिक्चर्स पर अप्लाई किया जाता है। डेप्रिसिएशन इज बेस्ड ऑन कॉस्ट ऑफ द एसेट्स एंड नॉट द मार्केट वैल्यू। डेप्रिसिएशन जो है वो मार्केट वैल्यू पर नहीं, जो कॉस्ट प्राइस है डेप्रिसिएशन का, जिसमें कि हम लोगों ने उसको खरीदा है, उस पर हम लोग उसको अप्लाई करते हैं। इसके बाद ये एक प्रोसेस है ऑफ अलोकेशन ऑफ कॉस्ट टू द पीरियड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ। ये यूजफुल लाइफ यानी जब तक एसेट्स यूज में रहता है तब तक हम लोग उसके वैल्यू से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते रहते हैं, नॉट द प्रोसेस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। ये फिक्स्ड एसेट्स के वैल्यूएशन का प्रोसेस नहीं है। डेप्रिसिएशन जब तक हम लोग एसेट्स यूज में है तब तक हम लोग कैलकुलेट करते रहते हैं। डेप्रिसिएशन रिड्यूसेस द बुक वैल्यू ऑफ द फिक्स्ड एसेट्स बट नॉट द मार्केट वैल्यू। डेप्रिसिएशन जो है ये आपका फिक्स वैल्यू यानी जो कॉस्ट जो हम लोगों ने पे किया था, जितने में खरीदा था कैश प्राइस में, उस वैल्यू को कम करता है, ना कि मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू हो सकता है ऐसा कम हो, ज़्यादा हो, घटता बढ़ता रहता है, लेकिन जो इसका कॉस्ट प्राइस है, जो इसका कैश प्राइस है, वो दिनों दिन घटता चला जाता है, जिसको हम लोग डेप्रिसिएशन कहते हैं। इट इज अ परमानेंट डिक्रीज। डेप्रिसिएशन जो है ये परमानेंट डिक्रीज है, इसके फिक्स्ड एसेट्स के वैल्यू को कम करता रहता है और इस वैल्यू को इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रिस्टोर इट्स ओरिजिनल कॉस्ट। और ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप इसका ओरिजिनल कॉस्ट को जो है रिस्टोर करें। कभी भी इसका जो ओरिजिनल कॉस्ट रहा था 2 साल, 4 साल, 10 साल के बाद, वो कभी भी वो कॉस्ट कभी भी आ जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा, घटता ही रहता है, परमानेंट डिक्रीज होता है, डिमिन्यूशन होता है। Depreciation is a continuing process because it is related to the use of the assets with the passage of time. ये आपका रेगुलर परमानेंट डिमिन्यूशन है, लॉस है, जो होता ही रहता है। It takes place gradually unless there is a quick physical deterioration or technological change. इसके वैल्यू में जो है ग्रेजुअली, धीरे धीरे इसके वैल्यू में जो है वो कमी आती रहती है। क्विक फिजिकल डिटोरियोरेशन जिसको हम लोग कह सकते हैं, जब तक कि टेक्नोलॉजिकल कोई चेंज वगैरह ना आ जाए, और चेंज आए तब तो वैल्यू घटना ही घटना है। जैसे कि आप देखते हैं जब हमारे पास 3G मोबाइल था तब तो ठीक था, उसके वैल्यू में कमी आती थी, लेकिन जैसे ही 4G आ गया तो 3G वाले मोबाइल के वैल्यू में तेज़ी से कमी आई। लेकिन जब 5G मोबाइल आ गया तो 4G वाले मोबाइल के वैल्यू में भी तेज़ी से कमी आने लगी। तो ऐसा होता है। Depreciation continues up to the end of the life of the assets for the business. बिजनेस में जो भी assets होते हैं उसके कंटिन्यूली जो है उसके लाइफ में डेप्रिसिएशन होता ही रहता है, लाइफ टाइम। इट कैन नॉट बी ट्रीटेड इन प्लेस ऑफ रिपेयर। इसको रिपेयर की जगह में इसको ट्रीट नहीं कर सकते हैं। रिपेयर अलग चीज़ है, डेप्रिसिएशन अलग चीज़ है। डेप्रिसिएशन मेक्स अ पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ द assets चार्जेबल एज एन एक्सपेंसेस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डेप्रिसिएशन जो है इसको हम लोग एक चार्ज करते हैं एक्सपेंस के जैसा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में,
चार्ज का मतलब होता है कंपलसरी एक्सपेंसेस, जो करना ही करना है, जो कि एसेट्स को सही भाव में दिखाने से हमारे अर्निंग यानी रेवेन्यू को ये क्लियरली शो करता है। फ्लक्चुएशन इन द प्राइसेस ऑफ द फिक्स्ड एसेट्स डू नॉट अफेक्ट द अमाउंट ऑफ द डेप्रिसिएशन, और इसके एसेट्स के जो प्राइस में जो फ्लक्चुएशन होता है ये डेप्रिसिएशन के अमाउंट को कम नहीं कर सकता है, इसके अमाउंट को इफेक्टेड नहीं कर सकता है। डेप्रिसिएशन इज द डिफरेंट फ्रॉम मेंटेनेंस। डेप्रिसिएशन जो है ये एसेट्स के वैल्यू में कमी लाता है, और मेंटेनेंस जो है ये एसेट्स के वैल्यू को बढ़ाता है, उसके वैल्यू को बरकरार रखता है। तो दोनों दो चीज है। इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ये प्रॉफिट के अगेंस्ट एक चार्ज है, यानी डिप्रिसिएशन का वैल्यू जितना बढ़ता चला जाएगा प्रॉफिट का वॉल्यूम या वैल्यू कम होता चला जाएगा, तो ये एक तरह का चार्ज है। डेप्रिसिएशन इज अ वाइडर टर्म एंड इंक्लूड्स डिप्लीशन एंड अमोर्टाइजेशन। तो डेप्रिसिएशन जो है ये एक वाइडर टर्म में यूज़ किया जाता है, बड़े पैमाने में यूज़ किया जाता है, इसी के अंदर में डिप्लीशन और अमोर्टाइजेशन भी आ जाता है, जो अभी हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था। डेप्रिसिएशन के कारण क्या होते हैं, काउजेस पर हम लोग बात कर ले, कारण, काउजेज ऑफ डेप्रिसिएशन। तो इसके कई कारण हैं। सबसे पहला है आपका कांस्टेंट यूज ऑफ द एसेट्स, एसेट्स को रेगुलर हम लोग यूज करते रहते हैं, जिसके कारण इसके वैल्यू में कमी आती रहती है। एक्सपायरेशन ऑफ लीगल राइट्स, और इसके लीगल राइट्स में लीगली अगर देखा जाए तो इसका जो एक वैल्यू है वो भी टाइम टू टाइम कम होता चला जाता है। जैसे आपने एक एसेट्स अगर खरीदा है, कार खरीदा आपने 10 लाख रुपए का, तो उसका लीगल जो राइट है आपका वो 10 लाख रुपए का है, लेकिन साल 2 साल 5 साल यूज़ करने के बाद उसका लीगल राइट्स जो है वो अधिकार जो है वो 10 लाख रुपए का आपका उस पर नहीं रह जाएगा, इसके वैल्यू में कमी आती रहती है। तो ये भी एक कारण है डेप्रिसिएशन चार्ज करने का। आगे देखिए ऑब्सोलिसेंस। ऑब्सोलिसेंस का मतलब होता है नष्ट हो जाना, चीज़ें बर्बाद हो जाती हैं, नष्ट हो जाती है, खराब हो जाती है, बिगड़ जाती है। कैसे बिगड़ा हुआ मालूम पड़ेगा, कैसे खराब हो जाएगा? तो जैसे ही न्यू टेक्नोलॉजी, दूसरी टेक्नोलॉजी आ जाती है, नई तकनीक आने के कारण जो हमारे पुरानी टेक्नोलॉजी की जो चीज़ें हैं वो खराब या नष्ट हो जाती हैं, फिर हम लोग को उसको रिप्लेस कर देना पड़ता है। तो इसके कारण भी जो है डेप्रिसिएशन चार्ज होता है, हम लोग करते हैं। फिर एक है डिप्लीशन। डिप्लीशन जो है जैसे कि ऑयल वेल्स है, स्टोन क्वेरीज है, कोल माइंस है, इसके लगातार यूज़ होने से ये सब सारे एसेट्स खत्म हो जाते हैं। ये भी एक चीज़ कारण है डेप्रिसिएशन चार्ज करने का। एक्सीडेंट के कारण भी जो है एसेट्स के वैल्यू में कमी आ जाती है, जिसके कारण भी डेप्रिसिएशन चार्ज करना जरूरी हो जाता है। नेचुरल काउजेज हैं कई सारे, जैसे कि अर्थक्वेक है, फ्लड है, फायर है, आग लग गया, भूकंप आ गया, तो इसके वैल्यू में कमी आती है। और परमानेंट फॉल इन द प्राइस, और एसेट्स के वैल्यू में परमानेंट फॉल आते रहता है। जिस वैल्यू में आपने एसेट्स खरीदा था, आज 2, 4, 10 साल के बाद वो वैल्यू एसेट्स का नहीं है, तो इसके कारण भी हम लोग को टाइम टू टाइम जो है डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना पड़ता है। आइए अब हम लोग देखेंगे क्यों होता है डेप्रिसिएशन, हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग बात करेंगे ऑब्जेक्ट्स या फिर नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन चार्ज करने की क्या जरूरत है, क्यों प्रोवाइड करते हैं, इससे क्या महत्व है, देखते हैं। आइए टू असरटेन द नेट प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉपरली। बिजनेस का जो प्रॉफिट है, जो नेट प्रॉफिट हम लोग कैलकुलेट करते हैं, वो बिल्कुल प्रॉपर, बिल्कुल एक्यूरेट पता चले, इसके लिए हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। यानी डेप्रिसिएशन बिजनेस के लिए एक तरह का लॉस है। जैसे कि अगर इस साल का डेप्रिसिएशन अगर मान लो अगर 10,000 रुपये का है, अगर हम लोग चार्ज नहीं कर रहे हैं तो 1 लाख का प्रॉफिट दिख रहा है। एक्चुअली में हमारा जो डेप्रिसिएशन बिजनेस के लिए लॉस है, या इसको हम लोग एक्सपेंस समझ ले, या फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन समझ ले, या कॉस्ट ऑफ बिजनेस या बिजनेस ऑपरेशन समझ ले, इस कॉस्ट को अगर हम लोग नहीं शो करते हैं तो हमारा खर्चा जो एक्सपेंसेस कम दिखता है तो प्रॉफिट ज़्यादा दिखेगा। एक्चुअली में ये जो 1 लाख का प्रॉफिट है ये एक्यूरेट प्रॉफिट नहीं है, एप्रोप्रिएट प्रॉफिट नहीं है। जब 10,000 का डेप्रिसिएशन हम लोग चार्ज करेंगे, फिर हमारा जो ये प्रॉफिट दिखेगा 90,000 का, ये प्रॉफिट हमारा एक्चुअल होगा। तो डेप्रिसिएशन चार्ज करने से हमारा प्रॉफिट सही दिखता है, प्रॉपर दिखता है, तो डेप्रिसिएशन चार्ज करना चाहिए। टू शो एसेट्स एट करेक्ट वैल्यूज इन द बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट जो हम लोग बनाते हैं बिजनेस का जो फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए, तो अगर एसेट्स का अगर हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करते हैं तो एसेट्स जो है वो अपने पहले वाले वैल्यू पर दिखता है, लेकिन एक्चुअली 1 साल यूज़ करने के बाद एसेट्स का वैल्यू उतना ही नहीं रह गया है, उसके वैल्यू में कमी आई है, जो डिमिन्यूशन हुआ है उसके फिगर में वो शो करना पड़ेगा, ताकि एक्चुअल वैल्यू हमारा बिजनेस का दिखे, बिजनेस में एसेट्स का दिखे।
अगर एसेट्स का वैल्यू अगर ज़्यादा दिख रहा होगा तो हमारे बिजनेस का वैल्यू वॉल्यूम हम लोग को बड़ा दिखेगा, बिजनेस का वैल्यू ज़्यादा दिखेगा, और एक्चुअली में उतना है नहीं। इसीलिए करेक्ट और ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए हम लोग को डेप्रिसिएशन चार्ज करना जरूरी है। ट्रू एंड फेयर प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन अभी बात कर लिया हम लोगों ने। रिलायबिलिटी ऑफ द कॉस्ट रिकॉर्ड, कॉस्ट रिकॉर्ड अगर हम लोग करना चाहें सही तो उसके लिए हम लोग को एक रिलायबिलिटी बनी रहती है, कॉस्ट का जो है एक रिलायबिलिटी बनी रहती है कि हमारा कॉस्ट कितना है एसेट्स का आज के रेट में। फिर है आपका प्रोवाइड फॉर द प्रोविजन फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ द एसेट्स। अगर एसेट्स का वैल्यू घटता हुआ आपको दिख रहा है, आज के डेट में एसेट्स का वैल्यू बहुत कम हो गया है, काम लायक नहीं रहा है, तो हम लोग उस एसेट्स को रिप्लेस करते हैं, पुराने एसेट्स को, ओल्ड एसेट्स को रिप्लेस करते हैं, नया प्लांट, नया बिल्डिंग और नया मशीन वगैरह नए एसेट्स का हम लोग इंस्टॉल करते हैं, इंस्टॉलेशन करते हैं। तो ये भी प्रावधान हम लोग कर सके, इसलिए डेप्रिसिएशन चार्ज करते रहना पड़ता है। प्रोटेक्शन ऑफ कैपिटल, कैपिटल का प्रोटेक्शन हो जाता है इसमें। कैपिटल का प्रोटेक्शन कैसे होगा जी? आपको तो पता है कि एक जो अकाउंटिंग इक्वेशन जो हम लोग करते हैं, एसेट्स प्लस वो अकाउंटिंग इक्वेशन तो आपको पता ही है, एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, यानी कैपिटल इक्वल टू होता है एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। अगर एसेट्स का वैल्यू अगर ज़्यादा दिख रहा है तो उससे लाइबिलिटी जो हम लोग माइनस करेंगे, जो वैल्यू आएगा वो कैपिटल होता है। यानी अगर एसेट्स का वैल्यू ज़्यादा है तो इनडायरेक्टली कैपिटल का वैल्यू भी ज़्यादा दिखेगा, और एक्चुअली में उतना कैपिटल आज के डेट में फर्म में है नहीं हमारा। तो कैपिटल ज़्यादा अगर दिख रहा है गलती से, तो हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो चार्ज करते हैं वो ज़्यादा दिख रहा होगा, और एक्चुअल में उतना कैपिटल है नहीं, तो बिजनेस में लॉस बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होंगे, लॉस हो सकता है, लॉस दिखेगा। इसलिए भी हम लोगों को डेप्रिसिएशन चार्ज करने की जरूरत है। अवॉइडिंग आवर पेमेंट ऑफ टैक्स, सही बात है जी, अवॉइडिंग आवर पेमेंट ऑफ टैक्स। अगर आप डेप्रिसिएशन एक तरह का लॉस या फिर चार्जेस है या एक्सपेंसेस है जो पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में हम लोग शो करते हैं, अगर हम लोग डेप्रिसिएशन शो नहीं करेंगे तो हमारा बिजनेस का जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा दिखेगा, प्रॉफिट पर ही हम लोग को टैक्स पे करना पड़ता है। प्रॉफिट अगर 10 लाख दिख रहा है तो 10 लाख पर टैक्स पे करेंगे, और अगर आपने डेप्रिसिएशन वगैरह चार्ज कर दिया है और अब हमारा प्रॉफिट मान लो 8 लाख दिख रहा है तो 8 लाख पर ही टैक्स पे करना है। यानी डेप्रिसिएशन चार्ज करने से हमारा पेमेंट ऑफ टैक्स का अमाउंट कम हो जाता है, इसलिए भी हम लोग को डेप्रिसिएशन चार्ज करना चाहिए। टू कंप्लाई विद द लीगल रिक्वायरमेंट्स, और लीगल रिक्वायरमेंट है, आप नहीं चार्ज करना चाहें तो भी चार्ज करना पड़ेगा, क्योंकि लीगल रूल्स है तो डेप्रिसिएशन चार्ज करना ही पड़ेगा। अब बात करते हैं इफेक्ट्स ऑफ नॉट प्रोवाइडिंग फॉर डेप्रिसिएशन। अगर हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करते हैं तो क्या दिक्कतें हैं, इस पर चर्चा कर ले। द कॉस्ट रिकॉर्ड विल नॉट प्रेजेंट अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है, यानी प्रोडक्शन का जो कॉस्ट है वो करेक्ट या फेयर ट्रू हमारे पास नहीं आएगा, डेप्रिसिएशन चार्ज करना जरूरी है। ट्रेडिंग कॉस्ट विल बी अंडरस्टेटेड, जो ट्रेडिंग कॉस्ट है वो कम दिखेगा हम लोगों को, अंडरस्टेटेड है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल नॉट बी कैलकुलेटेड करेक्ट, और सही कैलकुलेशन हम लोग को नहीं हो पाएगा कॉस्ट का। द वॉल्यूम ऑफ द प्रॉफिट विल बी ओवर स्टेटेड, और प्रॉफिट हम लोग को ज़्यादा बढ़ा हुआ दिखेगा क्योंकि हम लोगों ने एक खर्चे को सो ही नहीं किया है। अ पार्ट ऑफ द कैपिटल विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ डिविडेंड, और कैपिटल का एक पार्ट जो है, कैपिटल का जो एक पार्ट है एज ए डिविडेंड वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यानी प्रॉफिट अगर हम लोग को ज़्यादा दिखेगा तो हम लोग उसी बेसिस पर जो कंपनी है वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है, और एक्चुअल में उतना प्रॉफिट है नहीं, तो इनडायरेक्टली कैपिटल से वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है, तो ये बिजनेस के लिए लॉस एक तरह का। द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स विल बी ओवर स्टेटेड, फिक्स्ड एसेट्स का वैल्यू ओवर स्टेटेड ज़्यादा दिखेगा गलती से। द ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस कैन नॉट बी असरटेन्ड, और बिजनेस का जो करेक्ट प्रॉफिट है वो पता ही नहीं चल पाएगा हम लोगों को। द बैलेंस शीट विल बी प्रेजेंट ट्रू नॉट प्रेजेंट, बैलेंस शीट में जो हमारे बिजनेस में जो एसेट्स एंड लायबिलिटीज का जो पोजीशन है वो हम लोग करेक्ट नहीं पता चल पाएगा। रिप्लेसमेंट ऑफ द फिक्स्ड एसेट्स इज नॉट पॉसिबल ड्यू टू लैक ऑफ सफिशिएंट फंड्स, और सफिशिएंट फंड के अभाव में हम लोग एसेट्स को रिप्लेसमेंट नहीं कर पाएंगे, रिप्लेस नहीं कर पाएंगे, उसके लिए एसेट्स का फंड नहीं दिखेगा हम लोग को। द नेट प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस विल बी मोर देन द एक्चुअल प्रॉफिट एज अ रिजल्ट, और अगर हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करते हैं तो हम लोग को प्रॉफिट ज़्यादा दिखेगा, तो इम्प्लॉय को हम लोग सैलरी ज़्यादा देंगे, इम्प्लॉय सैलरी ज़्यादा डिमांड करेंगे कि इतना प्रॉफिट हो रहा है, सैलरी बढ़ाओ, हमारा बोनस बढ़ाओ, वेजेस बढ़ाओ, दूसरे फैसिलिटीज़ बढ़ाओ, ये तो और दिक्कत की बात है। इट में लीड टू इंक्रीज द एक्सेस ऑफ कॉम्पिटिशन, और मार्केट में कॉम्पिटिशन बढ़ जाएगा, फिर तो ये प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है, कॉम्पिटिशन बढ़ जाएगा। इट मे ऑल्सो रिजल्ट इन एक्स्ट्रा वैगन्स, और इसका परिणाम क्या होगा, हमारे बिजनेस में कुछ एक्स्ट्रा वैगन यानी ये
अननेसेसरी खर्चीला हो जाएगा। आइए, डिप्रिसिएशन प्रोवाइड करने का ये तो हम लोगों ने पहले ही कर लिया है। हाँ चलो, ये पार्ट तो हम लोगों ने पहले कर ही लिया है, इसको अपन डिलीट कर देते हैं। चलो जी, तो इस पेज का आप फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पेज में जाएंगे और भी कुछ है करने को। चलो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो जी। आइए नेक्स्ट पेज में हम लोग चलते हैं। चलो, बेसिक फैक्टर्स ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन चार्ज करने का हम लोग तो फैक्टर्स है जो जानना। पहले कॉस्ट ऑफ एसेट्स, किसी भी एसेट्स को जब हम लोग खरीदते हैं तो उसका कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं। सीधी सी बात है, जब भी हम लोग कोई एसेट खरीदेंगे, जैसे कि हम लोगों ने एक मान लो एक हम लोगों ने मशीन खरीदा हम लोगों ने मशीन 10 लाख रुपए खरीदा है। मशीन दिल्ली में खरीदा हम लोगों को, और हमारा जो बिजनेस हाउस है वो कहाँ है, तो बिजनेस हाउस हमारा तो रांची में है, झारखंड में है। तो मशीन 1 लाख का मशीन हम लोगों ने मान लो 10 लाख रुपये खरीदा है। उस मशीन को मंगवाने में जो है ट्रांसपोर्ट चार्ज लग गया 1 लाख का, तो मशीन का कॉस्ट 10 लाख प्लस 1 लाख 11 लाख हो गया। उस मशीन को इंस्टॉल करने में, उसको प्लांट में लगाने में, उसमें खर्च हो गया करीब 2 लाख रुपया। मशीन का कॉस्ट 11 प्लस 2 13 लाख हो गया। और भी कुछ खर्चे हैं उसके में, उसको लगाने में करने में 1 लाख, उसको मान लो 14 लाख रुपया मशीन का कॉस्ट पड़ गया। तो मशीन को लाने में, इंस्टॉल करने में, लगाने में, फिट करने में जितने खर्चे लगे हैं, ट्रांसपोर्टेशन में सारे कॉस्ट मशीन में ऐड कर दिए जाएंगे। यानी किसी भी एसेट्स को खरीदने में, उसके बाई करने में जितने भी चार्जेस लगते हैं, कॉस्ट ऑफ परचेज बोल सकते हैं इसको, उन सारे को ऐड कर देना पड़ता है, तभी जाके मशीन का यानी किसी एसेट्स का आपका ओरिजिनल कॉस्ट आ पाता है, जो हमारे डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए जरूरी है। ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द मशीन कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए, कॉस्ट प्राइस प्लस कैरेज, उसको ढुलाई में लाने में जो खर्च हुआ है, फ्रेट यानी मालगाड़ी भाड़ा, उसको लाने में जो खर्च होता है, अगर आप ट्रेन से मंगवा रहे हैं मालगाड़ी से, गुड्स ट्रेन से, तो इंस्टॉलेशन चार्जेस, इंस्टॉल करने में जो खर्च होगा, कस्टम ड्यूटी, उसमें जो चार्जेस लगते हैं, लीगल चार्जेस, अदर एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द ट्रांजिट, और रास्ते में अगर दूसरे भी कुछ खर्चे लगे हैं, उन सब खर्चों को ऐड कर देना पड़ेगा, तो एसेट्स का आपका ओरिजिनल वैल्यू आ जाएगा। इसके बाद पहला पॉइंट तो हमारा हो गया कॉस्ट ऑफ एसेट्स कैसे कैलकुलेट करना है। दूसरा होता है एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट्स। एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ का मतलब होता है कि किसी भी प्लांट या मशीन का, एसेट्स का, ट्रक का, इसका अपना एक एस्टिमेटेड लाइफ होता है कि हम लोग मान के चलते हैं कैलकुलेशन के बेसिस पर कि ये जो मशीन है हमारा 10 साल चलेगा, ये जो मशीन हमारा 8 साल चलेगा, या 5 साल चलेगा, या फिर 20 ईयर्स चलेगा। उसके बाद हम लोग उसका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं आराम से। तो एस्टिमेटेड लाइफ क्वेश्चन में आपको गिवन होगा, या फिर हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा होता है स्क्रैप वैल्यू ऑफ द एसेट्स। स्क्रैप वैल्यू बोल दे, या इसको हम लोग रेसिडुअल वैल्यू बोलते हैं। स्क्रैप वैल्यू या रेसिडुअल वैल्यू का मतलब होता है कि एसेट्स, अगर हम लोगों ने कोई 1 लाख का अगर मशीन खरीदा है, 10 साल यूज़ करने के बाद उस एसेट्स का वैल्यू जो है आज के रेट में उसको एकदम बेकार हो गया, और कूड़ा के भाव में, स्क्रैप के भाव में जब बेचा तो हम लोग को 10,000, बस 10,000 हम लोग को मिला, तो 10,000 जो ये स्क्रैप वैल्यू है, इसको हम लोग बोलते हैं स्क्रैप वैल्यू या रेसिडुअल वैल्यू। इंस्टॉलेशन चार्जेस, मशीन या एसेट्स को ला करके उसको इंस्टॉल करने में, उसको काम लायक बनाने में, बिठाने करके जो बिठाने में, उसको इंस्टॉल करने में जो खर्चे होते हैं, उसको हम लोग इंस्टॉलेशन चार्ज बोलते हैं। एडिशन ऑफ एसेट्स, एसेट्स में अगर हम लोगों ने कुछ अटैचमेंट वगैरह ऐड कर दिया है जिससे एसेट्स का वैल्यू बढ़ जाता है, तो उसको भी एसेट्स में ऐड करना पड़ेगा। जैसे कि आपने अगर ट्रक खरीदा है, तो ट्रक जैसा हम लोग को दिखता है वैसा वो ट्रक मिलता नहीं है, कंपनी से हम लोग नहीं खरीदते हैं वैसा। ट्रक जो है उसका सिर्फ चेसिस मिलता है। उस चेसिस में हम लोग को बाद में उसमें जो डाला वगैरह जो आप देखते हैं, उसमें जो कैरियर वगैरह जो उसमें सामान रखने के लिए जो होता है, पीछे बड़ा सा डाला जो बोलते हैं उसको हम लोग, हाँ, तो वो ट्रक में बाद में उसमें अटैच किया जाता है, बाद में उसको लगवाना पड़ता है। ट्रक हम लोगों ने खरीदा मान लो 3 लाख रुपये, सॉरी 30 लाख रुपये का, लेकिन 10 लाख रुपया वो सारा कुछ उसका जो है बॉडी बनाने में लग गया। बस जो हम लोग खरीदते हैं सिर्फ चेसिस मिलता है, और बाद में उसका जो पूरा बॉडी जो उसमें हम लोग बैठते हैं, चेयर वगैरह लगता है, वो बॉडी तैयार करना पड़ता है। तो वो जो है तैयार करने मान लो और 10 लाख लग गया, तो 30 लाख का ट्रक, चेसिस मिला है सिर्फ, 10 लाख का बॉडी तैयार हुआ, 40 लाख का ट्रक पड़ गया। तो ऐसे ही उसका जो कॉस्ट है उसमें ऐड कर देना होता है, एडिशन ऑफ द एसेट, जो भी उसमें हम लोगों ने किया है खर्च। और कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ एसेट्स ऑन एसेट्स। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है बड़े बड़े खर्च। हम लोगों ने एसेट्स पर जो भी बड़े खर्च किए हैं जिससे कि एसेट्स का वैल्यू बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है,
उसको हम लोगों को असेट्स में ऐड कर देना होता है। तो चलिए आज हम लोग इतना ही करते हैं। इसका भी आप फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं इसका QR कोड जनरेट कर दे रहा हूँ। इसको भी आप गूगल स्कैनर से स्कैन कर लें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिलहाल आप। तो ये आपके मोबाइल या लैपटॉप में जो है PDF के फॉर्म में आ जाएगा और फिर विजिबिलिटी आपको अच्छी आएगी इसमें। चलिए, तो आज हम लोग इतना ही करते हैं। आज हम लोगों ने इस डेप्रिसिएशन चैप्टर का जो थ्योरी पार्ट है कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डेप्रिसिएशन के जो 18 मेथड्स हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे और 5 अलग अलग जो मेथड्स है जिस पर हम लोगों को न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी सॉल्व करना है, डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करना है, अगर डिफरेंट डेट में अलग अलग एसेट्स अगर हम लोगों ने खरीदा है, ये सब कुछ सीखने वाले हैं। तो आज का लेक्चर आपको कैसा लगा, कितना आपको समझ में आया? अगर कुछ कहीं कमी रह गई हो, कहीं कुछ अगर मेरे से छूट गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जो भी आपके दिल में मन में आ रहा है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, कमेंट कर दें। आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।